गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज। मैं आपके ज्योग्राफी का टीचर कपिल। 11th क्लास की ज्योग्राफी में हम बात कर रहे थे, अब बात कर रहे थे सेकंड चैप्टर में, और अब सेकंड चैप्टर में बात कर रहे हैं हम अपवाह तंत्र की। अपवाह तंत्र का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा। अपवाह तंत्र, जब कोई नदी निकलती है तो उस नदी के साथ अनेक नदियां निकल करके एक बड़ी नदी का निर्माण होता है। छोटी छोटी जल वितरिकाओं से किसी नदी का निर्माण होता है। छोटी छोटी जल वितरिकाओं का मतलब है कि जब नदी किसी मुहाने से निकलती है तो जैसा हम देखते हैं नदी वैसी नहीं होती है। मुहाने से बर्फ़ पिघल करके धीरे धीरे बड़ा ग्लेशियर है वो धीरे धीरे पिघलता है और एक स्थान पर जाके वो जल इकट्ठा होता है। उन जल वितरिकाओं से एक बड़ा नाला निकलता है, उस नाले से एक नाला टाइप होता है छोटा, उस नाले से धीरे धीरे फिर वो नदी आगे बढ़ती है। और वो जब एक नदी आगे बढ़ती है तो उसमें अनेक प्रकार की नदी आकर के मिलती है। तो वो जो उस नदी जहाँ से अपना जल लेती है उसे उस नदी का अपवाह तंत्र कहते हैं। दोस्तों इसे ऐसे समझेंगे, जैसे मान लीजिए ये गंगा नदी है, गंगा नदी निकल रही है, ठीक है। तो गंगा नदी के साथ क्या होता है, एक यहाँ से गंगोत्री से गंगा निकली तो यहाँ से ऐसे निकली, आगे जा कर के इसके अंदर मान लो अनेक छोटी छोटी नदियाँ आकर के गंगा नदी में मिलती है। खूब सारी नदियाँ दूर दूर से आकर के गंगा नदी में मिलती हैं। तो ये जो पूरा इलाका है, ये जो पूरा जो क्षेत्र है जिससे गंगा नदी को पानी प्राप्त हो रहा है, ये गंगा नदी का अपवाह तंत्र कहलाएगा। मतलब ये बाकी जो छोटी छोटी नदियां हैं जो गंगा नदी में आकर के मिल रही है, ये गंगा नदी के अपवाह तंत्र का ही दोस्तों हिस्सा कहलाती है। ये गंगा नदी के अपवाह तंत्र का ही भाग है। तो जब नदियां दूर दराज के क्षेत्रों से लाखों किलोमीटर से जब अपने पानी को प्राप्त करती है, लाखों किलोमीटर के क्षेत्र से जब अपने पानी को प्राप्त करती है तो उसे उस नदी का क्या कहा जाता है दोस्तों, अपवाह तंत्र कहा जाता है। आई बात समझ में। भारत में अनेक प्रकार के अपवाह तंत्र है। भारत में जो अपवाह तंत्र है मतलब अनेक प्रकार के जो अपवाह तंत्र है, वो अपवाह तंत्र अनेक प्रकार के भारत में, ठीक है। तो लेकिन मुख्य रूप से इसे दो भागों में बांटते हैं, मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। एक तो हिमालय अपवाह तंत्र, एक प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। हिमालय अपवाह तंत्र दोस्तों जैसा कि हम इस मैप में देखेंगे, हिमालय अपवाह तंत्र, हिमालय से जो नदियां निकलती है, ग्लेशियरों से पिघल करके जो नदियां निकलती है उसे हिमालय अपवाह तंत्र कहा जाता है। यानी कि हिमालय से निकलने वाली नदियां हिमालय अपवाह तंत्र का भाग है। और प्रायद्वीपीय भारत से जैसे नर्मदा है, तापी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है ना, महानदी है, तो ये सब नदियां हैं प्रायद्वीपीय भारत से निकलती है। तो ये बीच में मैंने लाइन खींची है, नीचे वाला भारत प्रायद्वीपीय भारत है, ऊपर वाला भारत उत्तर भारत है, हिमालयी भारत है। तो हिमालय से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियां, भारत की नदियों को दो भागों में बांटा जाता है। भारत की नदियों को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो हिमालय से निकलने वाली नदियां और दूसरी प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियां। आज हम बात करेंगे दोस्तों हिमालय अपवाह तंत्र के बारे में। जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं उन नदियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों, पहले आपको एक चीज़ बताता हूं मैं। हिमालय से मुख्य रूप से जो हमें पढ़ना है वो वो 3 नदियों के बारे में पढ़ना है। पहला तो पढ़ना है दोस्तों हमें सिंधु नदी के बारे में, पहला तो सिंधु नदी के बारे में, दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में और तीसरा गंगा नदी के बारे में, ठीक है। तो मुख्य रूप से हमें हमारे चैप्टर में 3 नदियां पढ़नी है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा। सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा, ये तो सिंधु नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है और ये कौन सी है, गंगा नदी है। तो मुख्य रूप से हमें हिमालय तंत्र में 3 नदियों का अध्ययन करना है जो भारत की महत्वपूर्ण नदियां हैं, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों मैं एक बात बताता हूँ कि चाइना से 3 नदियां का उद्गम होता है। चाइना के पास एक मानसरोवर झील है ना, मानसरोवर यात्रा भी होती है। लोग धार्मिक स्थल हमारा जहाँ पे भगवान शंकर का पर्वत है जिसे हम कैलाश पर्वत के नाम जानते हैं, उस कैलाश पर्वत के पास में एक झील है, उस झील का नाम है मानसरोवर झील। झील का नाम क्या है दोस्तों, मानसरोवर झील, ठीक है। उस मानसरोवर झील के निकट से 3 नदियां निकलती है। मानसरोवर झील के निकट से कितनी नदियां निकलती है, 3 नदियां निकलती है। पहली नदी तो निकलती है सिंधु नदी, पहली नदी कौन सी है दोस्तों, सिंधु नदी निकलती है। दूसरी उसी के पास से निकलती है ब्रह्मपुत्र, और तीसरी एक नदी है जिसका नाम है सतलज। तो ये 3 नदियां ऐसी है जिनका उद्गम स्थल भारत के बाहर है। 3 नदियां जिनका उद्गम स्थल किसके बाहर है, भारत के बाहर। कौन कौन सी, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। तो सिंधु नदी कहाँ से, मानसरोवर झील के पास से निकलती है, सतलज मानसरोवर झील के पास और ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील के पास से निकलती है। तो ये 3 नदियां ऐसी है जो कि मानसरोवर झील के पास से गंगा भारत से निकलती है, ठीक है। तो 3 नदियां जो कि जिनका उद्गम स्थल चाइना में है या हम कह सकते हैं कि तिब्बत में है, जिनका उद्गम स्थल भारत के बाहर है, जो भारत के बाहर से निकलती है फिर भारत में आकर के अपने जल को गिराती है। तो दोस्तों आज हमें पढ़ना है सिंधु नदी तंत्र के बारे में। कौन सी नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे आज हम,
सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, मेरे साथ बनी रहेगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और कोई बात अगर समझ में नहीं आए तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। तो देखिए हिमालयी नदी तंत्रों में, तो देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा भारत में अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो हिमालयी अपवाह तंत्र और एक प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। हिमालयी अपवाह तंत्र में हमें आज पढ़ना है सबसे पहले नदी जिसका नाम है सिंधु नदी तंत्र, ठीक है। हिमालय अपवाह में अनेक नदी तंत्र है, मगर निम्नलिखित नदी तंत्र प्रमुख है। बहुत सारे नदी तंत्र हिमालय में, लेकिन हमें मुख्य रूप से सिंधु नदी तंत्र के बारे में आज अध्ययन करना है। दोस्तों इसमें फैक्चुअल भी है। फैक्चुअल का मतलब है कि आपको कुछ, जैसे सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, कहाँ से निकलती है, भारत के किस राज्य से होकर के गुजरती है, कहाँ पे अपने जल को गिराती है, तो ये चीज़ें हमें फैक्चुअल है जो कि याद करनी पड़ेगी। साथ साथ में याद करते हुए चलेगा। सिंधु नदी तंत्र के बारे में बात करते हैं। यह विश्व के सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है। सिंधु नदी है जो विश्व की बड़ी नदी द्रोणियां हैं, उन नदी द्रोणियों में से सिंधु का भी एक स्थान है, जिसका क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। जिसका क्षेत्रफल कितने किलोमीटर फैला है? 11,65,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। तो 11,65,000 वर्ग किलोमीटर में फैलने का मतलब ये हुआ है दोस्तों कि ये जो सिंधु नदी तंत्र है ये 11,65,000 वर्ग किलोमीटर लंबे जो सर्कल है, मतलब लंबा जो क्षेत्र है, उससे अपने जल को प्राप्त करती है। अभी मैंने आपको बताया कि अपवाह तंत्र किसे कहा जाता है, तो सिंधु नदी है वो 11,65,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई नदी है, जहां से अपने जल को क्या है प्राप्त करती है। भारत में इसका क्षेत्रफल 3,21,289 वर्ग किलोमीटर में, और भारत में कितना है इसका 3,21,289 वर्ग किलोमीटर में ये नदी फैली है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सिंधु नदी की लंबाई बताइए 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। और भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर। टोटल लंबाई सिंधु कितनी है? 2880 है। भारत में कितनी है? 1114 है। भारत में सिंधु नदी की लंबाई बताइए 1114 किलोमीटर, और टोटल कितनी है? 2880 किलोमीटर। ये दोनों फैक्ट है आपको याद रखने हैं, ठीक है। भारत में यह हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिम में है। यह भारत में हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिम में है, यानी कि ये सबसे पश्चिम में क्या है, देखिए मैं मैप में दिखाता हूँ आपको। ये नदी भारत के सबसे पश्चिम में है। देखिए दोस्तों पश्चिम में कैसे है, ये देखिए इंडस नदी आपको दिख रही है। इंडस अंग्रेजी में बोला जाता है, हिंदी में इसे सिंधु नदी बोला जाता है। तो इंडस जो रिवर है ये देखिए सबसे पश्चिम है। ये वाली दिशा कौन सी है आपको पता है? पश्चिम है। ये दिशा कौन सी है? पूर्व है। तो ये सब सिंधु नदी है वो भारत के सबसे कौन सी दिशा में है? सबसे पश्चिम दिशा में नदी तंत्र का क्या हिंदुस्तान में ये भाग है, ठीक है। आई बात समझ में? तो देखिए भारत में ये हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिम में। इसका उद्गम तिब्बत क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट एक हिमनद से होता है, ठीक है। तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? सिंधु नदी हिमालय पर्वतमाला में, तिब्बत देश में या चाइना में तिब्बत क्षेत्र में बोखरचू हिमनद है। एक हिमनद है, हिमनद मतलब जहाँ से बर्फ पिघलती है, एक हिमनद है जिसका नाम क्या है? बोखरचू। तो बोखरचू हिमनद से सिंधु नदी का उद्गम स्थल होता है। तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? बोखरचू हिमनद से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 2880 है। भारत में कितनी है? 1114 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है। हिमालय में कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है तिब्बत के पठार में? बोखरचू हिमनद। हिमनद का नाम क्या है? बोखरचू। याद रखेंगे इसको। सिंधु नदी तंत्र का, सिंधु नदी का उद्गम स्थल बताइए बोखरचू हिमनद, तिब्बत, ठीक है। निकट एक हिमनद है से होता है जो 4164 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तिब्बत में से सिंगी खंबान अथवा शेरमुख कहते हैं। सिंधु नदी का जब उद्गम होता है दोस्तों, तब उद्गम स्थल पर इसे सिंधु नदी नहीं कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? सिंगी खंबान, है ना। ये तिब्बती भाषा का शब्द है सिंगी खंबान, जिसका अर्थ होता है शेरमुख। सिंगी खंबान किसका? तिब्बती भाषा का शब्द है, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? शेरमुख। तो जो सिंधु नदी निकलती है, जब सिंधु नदी निकलती है बोखरचू हिमनद से, तब इसे क्या कहा जाता है? सिंगी खंबान कहा जाता है या शेरमुख कहते हैं। लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच से उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई यह लद्दाख बलूचिस्तान से गुजरती है। तो ये जो नदी है वो कहाँ से? लद्दाख और जास्कर श्रेणियों में बहते हुए, और ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बहती है। लद्दाख श्रेणी को काटते हुए यह नदी जम्मू और कश्मीर के गिलगित के समीप एक दर्शनीय माखड़ का निर्माण करती है। यह पाकिस्तान के चिल्लास के निकट दर्जिस्तान प्रदेश में प्रवेश करती है। इसके कहने का मतलब है जो सिंधु नदी है वो भारत के एकमात्र राज्य जम्मू एंड कश्मीर में क्या करती है? जम्मू एंड कश्मीर में बहती है, और उसके बाद में पाकिस्तान के दर्जिस्तान में चली जाती है। आई बात समझ में?
अब देखिए ये समझाता हूँ अभी तक क्या क्या बताया इसने, देखिए मैं बताता हूँ। देखिए जो सिंधु नदी है दोस्तों, जो हमारी सिंधु नदी है, सिंधु नदी बोखरचू हिमनद, यहाँ पे एक हिमनद है जिसका नाम क्या है, बोखरचू। बोखरचू हिमनद से एक नदी निकलती है जिसे तिब्बती भाषा में कहा जाता है सिंगी खम्बान। तिब्बती भाषा में क्या कहा जाता है, सिंगी खम्बान। हिंदी में हम क्या कहते हैं उसे, शेरमुख। ये निकलती है तिब्बत से, यानी कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, भारत के बाहर है। तो भारत के बाहर सिंधु नदी निकलती है तब इसे सिंगी खम्बान या शेरमुख कहा जाता है। और भारत के एकमात्र राज्य, भारत के एकमात्र राज्य कौन से, जम्मू और कश्मीर में बहती है। भारत की एकमात्र राज्य किस में बहती है, जम्मू एंड कश्मीर में बहती है। और जम्मू एंड कश्मीर की भी जो पर्वतमाला है, जम्मू एंड कश्मीर का भी जो लद्दाख क्षेत्र है, लद्दाख और जास्कर की पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों से होकर के सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी को भारत में क्या कहा जाता है, सिंधु। तिब्बत में क्या कहा जाता है इसे, सिंगी खम्बान। इसके बाद में ये नदी आगे चली जाती है पाकिस्तान। ये देखिए भारत का कौन, ये भारत से जम्मू कश्मीर बहते हुए कहाँ चलेगी, पाकिस्तान। और पाकिस्तान के अंदर ये जाते हुए और अरब सागर में अपने जल को गिराती है। तो सिंधु नदी कहाँ से निकली, तिब्बत से निकली, हिमालय से। बोखरचू हिमनद से निकली, इसका क्या नाम है, इसका तिब्बत में क्या नाम है, सिंगी खम्बान। जम्मू कश्मीर में इसका क्या नाम होता है, सिंधु नदी नाम होता है। उसके बाद में ये नदी भारत के एकमात्र राज्य जम्मू और कश्मीर से होकर के बहती है। उसके बाद में चली जाती है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में जाते हुए अपने जल को कहाँ पे गिराती है, अरेबियन सी में। ये अपने जल को अरेबियन सी में या अरब सागर में अपने जल को गिराती है। कौन सी नदी दोस्तों, सिंधु नदी। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में। तो ये जो नदी है वो लद्दाख श्रेणी को काटते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और भारत के एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर में बहती है। आइए आगे बात करते हैं। सिंधु नदी की बहुत सी सहायक नदियां हिमालय पर्वत से निकलती है। तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि एक नदी है, उसके साथ में बहुत सी सहायक नदियां होती है, तब जाकर के एक नदी का निर्माण होता है। जैसे श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिगार, गोस्टिंग व द्रास। अतः यह नदी अटक के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती है, जहाँ दाहिने तट पर मिलने वाली अन्य प्रमुख सहायक नदियाँ खुर्रम, तोची, गोलम, बिबोआ और संगर है। ये सभी नदियाँ सुलेमान श्रेणी से निकलती है। यह नदी दक्षिण की ओर बहती हुई मिठानकोट के निकट पंचनद से अपने जल को प्राप्त करती है। पंचनद से अपने जल को प्राप्त करती है। पंचनद का मतलब है दोस्तों, देखिए इस मैप में मैं आपको बता दूं पंचनद का मतलब क्या है। ऊपर मैंने जितनी भी नदियां बोली है, श्योक है, गिलगित है, हुंजा है, ये सब नदियां सिंधु की छोटी सहायक नदियां है ना, जो आकर के सिंधु में अपने जल को गिरा देती है। उसके अलावा पंचनद है। पंचनद मतलब 5 नदियां हैं। 5 नदियों का एक समूह है जो कि मिठानकोट पाकिस्तान में जाकर के क्या है, तो पाकिस्तान के मिठानकोट में जाकर के वो 5 नदियां सिंधु नदी में मिलती है। अब ये 5 नदियां मुख्य हैं जो कि हमें सिंधु नदी के साथ में पढ़नी है। ठीक है, सिंधु नदी का हमने उद्गम स्थल पढ़ लिया, क्या कहा जाता है वो सब पढ़ लिया, भारत के किस राज्य में बहती है और पाकिस्तान में जाकर के अपने जल को अरब सागर में गिराती है। ये बात हमने सिंधु नदी की पढ़ ली। अब सिंधु नदी की 5 महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं जिनका अध्ययन हमें सिंधु नदी के साथ करना होता है। ये 5 नदियां भारत की मुख्य नदियां हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हो, ऊपर आपको एक नदी दिखाई दे रही है, ऊपर आपको एक नदी दिखाई दे रही है जिसका नाम है झेलम नदी। नदी का नाम क्या है दोस्तों, झेलम। ऊपर एक नदी दिखाई दे रही है जिसका नाम क्या है, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। ये 5 नदियां हैं जिनको हमें यहाँ पे अध्ययन करना। और दोस्तों जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, आपको इन्हें क्रम से ही याद करना है। कैसे क्रम से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। बोलिए एक बार मेरे साथ, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये 5 नदियां हैं जो कि देखिए 5 नदियां निकल रही हैं और ये यहाँ पे है मिठानकोट। और मिठानकोट में जाकर ये किस में अपने जल को गिरा रही है, सिंधु नदी में अपने जल को गिरा रही है। और सिंधु नदी अपना जल फाइनली जाके कहाँ पे गिराती है, अरेबियन सी में, अरब सागर में अपने जल को गिराती है। तो सिंधु नदी में हमें ये 5 नदियाँ पढ़नी है, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। आइए इनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए ये लास्ट में क्या है, यह नदी दक्षिण की ओर बहती हुई मिठानकोट के निकट पंचनद का जल प्राप्त करती है। जो 5 नदियां हैं कौन सी, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, इनके जल को प्राप्त करती है। तो पंचनद नाम पंजाब की 5 मुख्य नदियां। तो ये जो पंचनद नाम है, हमारे भारत में एक राज्य है जिसका नाम है पंजाब। पंजाब को पंजाब इसलिए कहा जाए कि पंच आब, यानी आब का नदी का पर्यायवाची होता है आब। आब का मतलब होता है नदी, ठीक है, और पंच का मतलब है 5। 5 नदियों के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, पंजाब कहते हैं। 5 नदियों के क्षेत्र को दोस्तों हम क्या कहते हैं, पंजाब कहते हैं, जहाँ पे 5 नदियाँ बहती है। ठीक है,
तो पंचनद नाम पंजाब की 5 मुख्य नदियां सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम को दिया गया है। ये क्रम उल्टा लिखा हुआ है, तो आपको तो ऐसे याद रखना है, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। अंत में सिंधु नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। तो पाकिस्तान का एक महत्वपूर्ण शहर है कराची, जो कि सिंधु नदी के किनारे बसा है, और कराची से होते हुए सिंधु नदी अपने जल को अरब सागर में गिरा देती है। भारत में सिंधु जम्मू और कश्मीर राज्य में बहती है, मैंने आपको बता दिया। सिंधु भारत की एकमात्र राज्य किस में बहती है? जम्मू एंड कश्मीर में बहती है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं झेलम। पंचनद में सबसे पहले बात हमें किस नदी करनी है? झेलम नदी, जो ऊपरी ऊपर हमने देखा था उत्तर दिशा में। झेलम जो कि सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल गिरिपाद में स्थित वेरीनाग झरने से निकलती है। तो झेलम नदी कहाँ से निकलती है? वेरीनाग झरने से। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? वेरीनाग झरने से। इनका उद्गम स्थल आपको रटना ही होगा। जैसे सिंधु नदी का उद्गम स्थल बताइए, बोखरचू हिमनद। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? बोखरचू से निकलती है। तो झेलम नदी कहाँ से निकलती है? वेरीनाग। याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? वेरीनाग झरने से निकलती है। अब वेरीनाग, अब जब नाग किसी व्यक्ति को काट लेता है तो व्यक्ति से झेला नहीं जाता है। नाग यानी कि सांप, सांप अगर किसी व्यक्ति को काट लेता है तो उससे झेला नहीं जाता है। तो याद रखना, झेलम वेरीनाग, झेलम वेरीनाग। तो झेलम नदी कहाँ से निकलती है? वेरीनाग झरने से निकलती है। वेरीनाग झरना कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। तो भारत में सिंधु, झेलम जो कि सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल गिरिपद में स्थित वेरीनाग झरने से निकलती है। तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? वेरीनाग झरने से निकलती है। ठीक है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले ये नदी श्रीनगर और वुलर झील से बहते हुए एक तंग महाखड्डे का निर्माण करती है। कश्मीर की आपको राजधानी पता होगी, क्या है? श्रीनगर है। तो श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा है। ठीक है। तो झेलम नदी जो है वो वेरीनाग झरने से निकलते हुए श्रीनगर शहर के पास से होते हुए और डल झील, आपने नाम सुना होगा, आपने नाम सुना होगा वुलर झील का। वुलर झील में अपने जल को गिराते हुए आगे निकल जाती है। ठीक है। तो हमें वुलर झील में बहते हुए एक तंग गहरे खड्डे से गुजरती है। पाकिस्तान में झंग के निकट यह चेनाब नदी में मिलती है, और पाकिस्तान में जाकर के ये किस नदी में मिलती है? चेनाब नदी में मिलती है। ठीक है। अभी तो सर आप कहोगे, अभी तो सर आपने बताया कि अपने जल को सिंधु में गिराती है, तो चेनाब में मिल रही है। बताऊंगा ये कैसे गिर रही है। ठीक है। अभी आपको इतना याद रखना है कि झेलम नदी किस में गिर रही है? चेनाब नदी में जाकर के अपने जल को गिरा रही है। ठीक है। चेनाब नदी में अपने जल को गिराती है। पाकिस्तान में जग के निकट चेनाब नदी से मिलती है। चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक है। चेनाब नदी है वो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक है। अब एक बार रुक जाते हैं, हम आगे चेनाब का अध्ययन करेंगे। तो पहले अपन बात करते हैं किसकी? पहले अपन बात करते हैं कौन सी नदी की? झेलम नदी की। तो झेलम नदी में हमें क्या याद रखना है? सबसे पहली बात, झेलम नदी है वो कहाँ से निकलती है? वेरीनाग झरने से। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? वेरीनाग झरने से। झेलम नदी के किनारे ही जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर बसी है। ठीक है। तीसरी चीज़ हमें क्या याद रखनी है कि वुलर झील को जल किससे प्राप्त होता है? झेलम नदी से प्राप्त होता है। वुलर झील को जल किससे प्राप्त होता है? झेलम नदी से प्राप्त होता है। तो झेलम में हमें 3 बात याद रखनी है, तो उद्गम स्थल, श्रीनगर शहर और वुलर झील। आई बात समझ में? और झेलम नदी अपने जल को कहाँ गिराती है? चेनाब में गिराती है। ठीक है। अब दोस्तों अपन बात करते हैं चेनाब। चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक। अगर आपको पूछा जाए पंचनद में से सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, इन 5 नदियों में से सिंधु की सबसे बड़ी सहायक, यानी जो सबसे ज़्यादा जल सिंधु नदी में गिराती है, वो नदी कौन सी है बताइए? तो आपका आंसर होगा दोस्तों चेनाब। ठीक है। तो चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह चंद्र और भागा 2 सरिताओं के मिलने से बनती है। ठीक है। चंद्र और भागा, तो देखिए एक चंद्र और एक भागा, ये 2 सरिताएं निकलती है, आगे जाकर के दोनों मिल जाती है, तब नदी का नाम क्या हो जाता है दोस्तों? चेनाब हो जाता है। ठीक है। चंद्र और भागा 2 सरिताएं मिलने से बनती है। ये सरिताएं हिमाचल प्रदेश के केलांग के निकट तांडी में आपस में मिलती है, इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। तो चंद्रभागा नदी किस नदी का? चंद्रभागा जो जल सरिताएं हैं वो किस नदी का उद्गम है? चेनाब नदी का। तो याद रखने आसान हमारे लिए, नदी का नाम क्या? चेनाब। चेनाब नदी कहाँ से निकलती है? चंद्रभागा से। चेनाब कहाँ से निकलती है? चंद्रभागा से। जैसे चेनाब और जैसे चंद्रभागा, जैसे चेनाब और जैसे चंद्रभागा। तो चेनाब नदी चंद्रभागा 2 सरिताओं से मिलकर के बनती है, इसलिए इसे चंद्रभागा भी कहा जाता है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी 1180 किलोमीटर बहती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले ये कितने किलोमीटर बहती है? 1180 किलोमीटर बहती है। आगे बात समझ में? तो हमने 2 नदियाँ पढ़ ली है पंचनद में से। एक तो हमने पढ़ी है झेलम। झेलम कहाँ से निकलती है? वेरीनाग झरने से। दूसरी हमने कौन सी नदी पढ़ी है अभी?
चेनाब। चेनाब कहाँ से निकलती है? चंद्रभागा से। याद कैसे होगा? च से चेनाब, च से चंद्रभागा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं तीसरी नदी की, जिसका नाम है रावी नदी। आइए, रावी सिंधु की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यह हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है। ठीक है, तो रावी नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से। तो वही आपके समझ में आ गया होगा कैसे याद करना है। रै से रावी, रै से रोहतांग, रै से रावी, रै से रोहतांग। तो रावी नदी कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से निकलती है रावी नदी। रै से रावी, रै से रोहतांग, रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और राज्य की चंबा घाटी में बहती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने व सराय सिंधु के निकट चेनाब नदी में मिलने से पहले यह नदी पीर पंजाल के दक्षिण पूर्वी भाग व धौलाधर के बीच प्रवाहित होती है। कोई खास बात नहीं, अपने को इतना याद नहीं रखना है। अपने को इतना याद रखना है, सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक है रावी नदी। और रावी नदी हिमाचल प्रदेश की कुल्लू की पहाड़ियों से निकलती है। कुल्लू की पहाड़ियों के पास चंबा घाटी है, उससे होकर के बहती है। ठीक है, और रावी नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से निकलती है। ठीक है, रावी नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से निकलती है। झेलम नदी, झेलम नदी कहाँ से निकलती है? वेरीनाग झरने से। ठीक है, चेनाब चंद्र और भागा से, रावी रोहतांग दर्रे से। याद रह जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट नंबर 4 पे बात करते हैं व्यास। व्यास, अच्छा, व्यास नदी कहाँ से निकलती है? व्यास नदी तो बहुत ईजी है दोस्तों याद करने। व्यास नदी निकलती है व्यास कुंड से। व्यास नदी कहाँ से निकलती है? व्यास कुंड से, उसी के नाम पे है। ठीक है, तो व्यास सिंधु की अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है। तो सिंधु रावी नदी कहाँ से निकलती है? सॉरी, व्यास नदी कहाँ से निकलती है? व्यास कुंड से निकलती है। यह नदी कुल्लू घाटी से गुजरती है और धौलाधर श्रेणी को काटती और लहराते हुए महाखंड का निर्माण करती है। यह पंजाब के मैदानों में प्रवेश करती है, जहाँ पंजाब के हरीके के पास ये सतलज नदी में जाकर के अपने जल को गिराती है। तो व्यास नदी अपने जल को कहाँ पे गिराती है? जाकर के व्यास नदी अपने जल को गिराती है सतलज नदी में। दोस्तों, अभी जो मैंने आपको बताया उसमें आपको एक बात बता रहा हूँ मैं, ये समझना आप। इस मैप में आप देखना, देखिए 5 नदियाँ हम पढ़ रहे हैं, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये जो चेनाब नदी है ना, चेनाब नदी है, चेनाब, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। तो दोस्तों ये जो 5 नदियां हैं, मैं आपको मैप बना के समझाता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए ये एक नदी निकल रही है, जिस नदी का नाम है झेलम नदी। झेलम नदी, ये मान लीजिए, सॉरी, ये हमारा इंडिया है। ठीक है, और भारत में यहाँ से सिंधु नदी आगे बह रही है। ठीक है, और सिंधु के पास में यहाँ पे जम्मू कश्मीर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है झेलम नदी। झेलम नदी पाकिस्तान चली, झेलम के बाद में आ गई चेनाब। अब चेनाब क्या है दोस्तों, वो आगे चली जाती है ऐसे, और झेलम क्या करती है? झेलम जाकर के अपने जल को गिराती है कहाँ पर? किस में? चेनाब नदी में। तो झेलम नदी ने अपने जल को कहाँ पे गिराया? चेनाब में। और चेनाब, झेलम, चेनाब, रावी, उसके बाद में रावी नदी निकलती है। रावी नदी निकलती है कहाँ से? जो यहाँ पे रावी नदी निकलती है हमारे यहाँ से, हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, व्यास नदी। ठीक है, और ये जाकर के अपने जल को गिराती है चेनाब नदी में। तो देखिए दोस्तों, झेलम, चेनाब, रावी, झेलम, चेनाब, रावी, ये दोनों नदियाँ जो है ना, ऊपर वाली और नीचे वाली, ये दोनों अपने जल को गिराती है चेनाब नदी में। आगे बात समझ में। तो जो झेलम नदी है वो अपना जल को कहाँ पर गिराती है? झेलम नदी अपने जल को कहाँ पर गिराती है? चेनाब नदी में। और रावी नदी अपने जल को कहाँ पे गिराती है? चेनाब नदी में। और चेनाब जाकर के अपने जल को कहाँ पे गिराती है? सिंधु नदी में। इसलिए सिंधु की सबसे बड़ी सहायक कौन सी है दोस्तों? चेनाब है, क्योंकि झेलम नदी भी अपने जल को चेनाब में गिरा रही है और रावी नदी भी अपने जल को कहाँ पे गिरा रही है? चेनाब में गिरा रही है। और चेनाब जाकर के अपने जल को कहाँ पे गिरा रही है? सिंधु नदी में गिरा रही है। आगे बात समझ में। और जो व्यास नदी है, व्यास नदी अपने जल को गिराती है सतलज नदी में। ये सतलज नदी है, तो व्यास नदी अपने जल को कहाँ पे गिरा देगी? सतलज। और सतलज जाकर के अपने जल को कहाँ पे गिरा देगी? किसमें? सिंधु नदी में। आई बात समझ में। आइए बात करते हैं व्यास नदी की। व्यास सिंधु की अन्य महत्वपूर्ण सहायक है जो समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे से निकलती है, व्यास कुंड से निकलती है। यह नदी कुल्लू घाटी से गुजरते हुए धौलाधर श्रेणी को काटते हुए महाखंड का निर्माण करती है और हरिके बिराज के पास सतलज नदी में अपने जल को गिराती है। तो व्यास नदी अपने जल को किस में गिराती है? सतलज में। ठीक है, रावी नदी अपने जल को किस में गिराती है? चेनाब में। झेलम किस में गिराती है? चेनाब में। और चेनाब फाइनली जाकर के कहाँ गिराती है? सिंधु नदी में। ठीक है,
अब हम बात करते हैं दोस्तों सतलज नदी की। सतलज नदी तिब्बत में 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है। ठीक है, तो सिंधु नदी, सतलज नदी है, उसका उद्गम स्थल भारत के बाहर है। देखिए दोस्तों, ये इंडिया ऐसे है, यहाँ पे यहाँ से एक नदी निकलती है सिंधु, एक नदी निकलती है ब्रह्मपुत्र, एक नदी निकलती है सतलज। तो सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है वो भारत के बाहर कहाँ पे है, तिब्बत में स्थित है। और तिब्बत में भी कहाँ पर, तिब्बत में मैंने आपको झील बताई थी जिसका नाम क्या, मानसरोवर। मानसरोवर के निकट, मानसरोवर झील के निकट एक ताल है, उस ताल का नाम क्या, राक्षस ताल। ये ताल तो आपको याद रह जाएगा। ठीक है, तो तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल है, और राक्षस ताल से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या दोस्तों, सतलज है। ठीक है, निकट राक्षस ताल से निकलती है, जहाँ इसे लांगचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। तो सतलज नदी को किस नाम से जाना जाता है, लांगचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार की सिंधु नदी को जाना जाता है, उसी प्रकार सतलज नदी को भी लांगचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। भारत में प्रवेश करने से पहले ये लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी, 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समांतर बहती है। ठीक है, 400 किलो मतलब सिंधु नदी के पास से ये निकलती है और इसी के पास से सतलज निकलती है। तो ये लगातार दोनों 400 किलोमीटर एकदम समानांतर बहती है एक दूसरे के, लेकिन एक दूसरे से मिलती कहाँ पे जाकर के है, पाकिस्तान में। ठीक है, तो 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समानांतर बहती है और रोपड़ में एक माखड़ से निकलती है। यह हिमालय पर्वत श्रेणी में सिपकिला से बहती हुई पंजाब के मैदानों में प्रवेश करती है। हमारा जो भारत का राज्य पंजाब है, तो पंजाब में ये प्रवेश करती है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि पूर्ववर्ती नदी है। बाकी नदियां जितनी भी मैंने पढ़ाई उसमें कहीं पर भी वर्ड नहीं आया कि पूर्ववर्ती नदी है। दोस्तों, पूर्ववर्ती नदी उस नदी को कहा जाता है जिनका अस्तित्व हिमालय के निर्माण से पहले भी था। मतलब आपको पता होगा दुनिया की सबसे नई पर्वतमाला है वो कौन सी, हिमालय है। हिमालय का निर्माण अभी भी वर्तमान में भी चालू है। ठीक है, तो हिमालय का निर्माण अभी हुआ है। ठीक है, जब इंडियन प्लेट ने धक्का दिया एशियन प्लेट को, तब हिमालय वलित होकर के ऊपर उठा तो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो जब हिमालय पर्वत बन रहा था उससे पहले भी सतलज नदी बहती थी। तो इसलिए सतलज नदी कैसी नदी है, पूर्ववर्ती नदी है। मतलब हिमालय के पूर्व भी ये नदी बहती थी। और बाकी जो सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, इनका तो निर्माण अभी हुआ है हिमालय बनने के बाद में। जैसे गंगा नदी है, इनका निर्माण अभी हुआ है। लेकिन सिंधु कैसी नदी है दोस्तों, सिंधु पूर्ववर्ती नदी है। हिमालय के निर्माण से पहले भी नदी बहती थी। यह पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण सहायक नदी है क्योंकि ये भाखड़ा नांगल परियोजना के नहर तंत्र का पोषण करती है। आपको पता होगा हमारे राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर है, उसको जल प्राप्त होता है भाखड़ा नांगल से। तो भाखड़ा नांगल जो बांध है वो किस नदी पर बना है, भाखड़ा नांगल बांध बना है दोस्तों, सतलज नदी पर बना है। ठीक है, आगे बात जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो, ये भाखड़ा नांगल बांध है, सतलज नदी जा रही है और सतलज नदी के पानी को रोक करके हमने भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण किया है। आई बात समझ में अभी तक? अब देखिए दोस्तों, मैंने अभी तक जो बताया वो थोड़ा सा आपको रिवीजन करवाता हूँ। ये हमारा है दोस्तों, ये हमारा है भारत। भारत के बाहर से अभी जो हमने पढ़ा, आगे की बात बाद में करेंगे। यहाँ से एक नदी निकलती है, यहाँ पे एक मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील के पास से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी निकलती है। निकलने के बाद में सिंधु नदी को क्या कहा जाता है, तिब्बत में शेरमुख कहा जाता है। शेरमुख के बाद में ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश करती है और जम्मू कश्मीर में बहते हुए पाकिस्तान चली जाती है। उसके बाद में जम्मू कश्मीर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है झेलम। झेलम कहाँ से निकलती है, वेरीनाग झरने से। तो ठीक है, वेरीनाग झरने से हमने झेलम नदी को निकाल दिया, पाकिस्तान चली गई। उसके बाद में एक नदी निकलती है चेनाब। चेनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है, चंद्र और भागा से। तो ये लो चेनाब नदी हमने निकाल दी, चेनाब नदी चली गई आगे। ठीक है, चंद्र और भागा से हमने निकाल दी। उसके बाद में झेलम होगी, चेनाब। अब रावी नदी कहाँ से निकलती है, रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है। तो आगे 3 नंबर आ गई रावी नदी। और रावी नदी अपने जल को कहाँ गिराती है, चेनाब में। और ये झेलम नदी भी अपने जल को कहाँ गिराती है, चेनाब में। तो ये 3 नदियों का संगम हो गया। फिर एक नदी निकलती है जिसका नाम व्यास नदी निकलती है व्यास कुंड से, ये व्यास नदी आ गई। और यहाँ पे एक नदी निकलती है तिब्बत इसके सिंधु नदी के पास से, जिसका नाम क्या है, सतलज नदी। तो सतलज नदी और सिंधु एक दोनों पास से निकलती है, लेकिन फिर आगे जा कर के पंजाब में आती है और पंजाब में जाकर के पाकिस्तान चली जाती है। व्यास नदी सतलज में अपने जल को गिराती है और सतलज अपना जल जाकर के किस में गिरा देती है दोस्तों, सतलज जाके अपना जल सिंधु में गिरा देती है। और यहाँ पे ये जो चेनाब नदी है ये भी जाकर के अपना जल सिंधु में गिरा देती है। और सिंधु नदी अपना जल कहाँ पे गिरा देती है, अरब सागर में।
तो ये दोस्तों थोड़ा सा आपको याद रखना है। अब उद्गम स्थलों की बात करते हैं अपन, तो जो पंच नदी की बात करें तो झेलम नदी वेरियनाग झरने से, झेलम चेनाब नदी चंद्र और बागा, ठीक है ना, जैसे चेनाब जैसे चंद्रभागा। उसके बाद में रावी नदी, रावी रहसे रोहतांग, रहसे रोहतांग दर्रा। उसके बाद में व्यास नदी कहाँ से, व्यास कुंड से। उसके बाद में उसके आगे अपन बात करते हैं व्यास नदी होगी, उसके आगे सतलज नदी कहाँ से निकलती है, राक्षस ताल से। ठीक है, हो गया कंप्लीट। आज के लिए दोस्तों इतना ही है, सिंधु नदी में इतना ही पढ़ना है आपको। अब आप बुक में पढ़ लेना, कोई बात समझ में नहीं आया तो आप मुझे कॉल कर लेना। थैंक यू।